हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सत्य और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। और इस चैप्टर का नाम है अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है, अर्ली का तो मतलब होता है बहुत पहले, नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, और मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन। तो जो बहुत पहले जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे ना, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको राष्ट्रवादी का मतलब पता है ना? ओके, मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रवादी का मतलब। जैसे कि हमारे इंडिया पे जब ब्रिटिश का कब्जा था, तो हम इंडियंस ने सभी मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाए थे ना। तो हमने जो सभी मिल के आवाज़ उठाए तो वो राष्ट्रवादी थे ना। मतलब हम पूरा देश एक हो गया था। तो पूरा देश एक हो गया था तो वो उसे ही राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में जो बहुत पहले घटित हुए थे। ठीक है? तो इस चैप्टर में ना मेनली हम लोग दो मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वो, जो पहला मोमेंट है वो है अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ। ठीक है? ब्रिटिश लोगों से कैसे आज़ाद हुआ अमेरिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए, और जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ इस चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से सारी बात क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ। ओके। और दूसरी बात जो पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि फ्रेंच रेवॉल्यूशन, दूसरे टॉपिक का नाम है फ्रेंच रेवॉल्यूशन, कि फ्रांस में कैसे क्रांति आया। ठीक है ना? क्रांति कैसे आया। और क्रांति वहाँ पे इसलिए आया ना क्योंकि वहाँ के जो राजा थे ना, वो बहुत ही मतलब बेकार थे। वो बस शराब पीते थे और मतलब मौज मस्ती, मतलब बस टाइम पास करते थे, सारा दिन टिकटॉक चलाते थे, मतलब काइंड ऑफ एंजॉय करते थे सिर्फ, और लोगों पे ध्यान नहीं देते थे। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस राजा से। और एट लास्ट वहाँ के जो लोग हैं वो राजा को ना एक गिलेटिन करके एक मशीन होता है, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये जो मशीन आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, इसे ही कहते हैं गिलेटिन। और यहाँ जो होल है यहाँ पे सिर डाला जाता है, और आपको एक रस्सी दिख रही है यहाँ पे रस्सी, और ये बहुत बड़ा चाकू है। ठीक है? तो यहाँ पे पहले सिर फंसा दिया जाता है और ऊपर से ये चाकू छोड़ दिया जाता है, और ये सीधा जाके सिर पे गिरता है और सिर बॉडी से अलग हो जाता है। तो फ्रांस में ना लोग राजा से इतने परेशान हो गए थे, और उस राजा का नाम था, बाय द वे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारी बातें ताकि आपको जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ ना तो आपको हर एक बात अच्छे से समझ आए। ठीक है ना? तो वहाँ के राजा का जो नाम था ना वो था लुइस 16। पहले के जो राजा रहते थे वो अपना नाम नहीं चेंज करते थे, मतलब जो लुइस 1 हुआ, फिर लुइस 2, लुइस 3, वैसे ही करके इस राजा का नाम था लुइस 16। और ये बहुत हमेशा मस्ती मस्ती मजाक टाइम पास बस यही करते थे। तो एट लास्ट वहाँ के लोग परेशान होकर ना इस राजा को इसी मशीन में, इसे कहते हैं गिलेटिन, यहाँ पे उसका सिर डाले और ऊपर से ये छोड़ दिए थे। और और वो भी पूरे पब्लिक में, मतलब चौराहे पे, बीच चौराहे पे वहाँ के राजा को और प्लस रानी को, दोनों को। मैं आपको एक और, हाँ देखो वो इमेज जो मैंने अभी दिखाया है वो तो एक रफ स्केच टाइप से था ना, बट ये देख लो एक्चुअल है। यहाँ पे सिर डाला जाता था और ये जो बड़ी जैसी चाकू थी इसे बाद में छोड़ दिया जाता था। तो सोचो उस राजा का क्या हाल हुआ होगा जब उनका सिर उनकी बॉडी से दो टुकड़ों में बट गया होगा, वो भी बीच पब्लिक में, मतलब बीच चौराहे पर, पूरे लोगों के बीच में। ठीक है? और राजा रानी दोनों का ऐसा हाल हुआ था। ठीक है? इसी मशीन से, इसे गेलेटिन कहते हैं। ठीक है? नाउ बैक टू द चैप्टर। आपको रफ स्केच मिल गया होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना? चलो देख लो यहाँ पे इन फोकस, यहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखे गए हैं। पहला है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अमेरिका को कैसे आज़ादी मिली ब्रिटेन से। ठीक है? ये सारी बातों को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के समझेंगे। और दूसरा पॉइंट में हमें पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि क्या क्या होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है ना? तो सारी चीज़ों को हम लोग एक अरेंज ऑर्डर में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएंगी। और तीसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है अमेरिकन सिविल वॉर।
सिविल वॉर का मतलब होता है कि ऐसा लड़ाई जो घर पे ही हो, ठीक है ना, मतलब देश के अंदर हो। तो अमेरिका में भी ना मतलब दो टाइप के लोग हो चुके थे। जब अमेरिका बन गया था ना, आज़ादी मिल गई थी अमेरिका को, तो वहाँ पे दो सोच वाले लोग हो गए थे। पहले सोच जो थे वो स्लेव, ठीक है, मैं ये सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं इसमें आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि करना क्या है इसमें, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। डिटेल्स में मैं आपको बाद में बता दूंगा जब मैं पढ़ूंगा तो। बट मैं यहाँ पे एक स्केच बता दे रहा हूँ, रफ स्केच, कि अमेरिकन सिविल वॉर में हम ये देखेंगे कि अमेरिका के अंदर ही ना मतलब दो गुट बन गए थे लोगों का, और दोनों गुट आपस में ही लड़ाई करने लगे थे। और जब लड़ाई एक कंट्री में ही हो ना दो लोगों के बीच, तो उसे ही कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर का हिंदी होता है बाय द वे गृह युद्ध, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मेनली ये तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है ना, आपको सभी बातें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। While Indian society was gradually being overpowered by the English rule, important developments were taking place elsewhere in the world. जब इंडिया में धीरे धीरे ब्रिटेन का कब्जा हो रहा था, इंग्लिश रूल का मतलब ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के लोग को इंग्लिश पीपल कहते हैं। तो धीरे धीरे जब ब्रिटेन का कब्जा हिंदुस्तान पर हो रहा था, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कुछ और भी हो रहा था उस वक्त किसी और देश में, बहुत इम्पॉर्टेंट। यूरोपियन इन द 18th and 19th century went through rapid change in the field of religion, technology, politics, social structure and geographical explorations. अगर आपने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में उसमें मैंने बताया था, और मैंने बताया था रेनेसां के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उसमें बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी आपको। रेनेसां का मतलब ऐसे होता है पुनर्जागरण, ठीक है, लोग अवेक हुए मतलब लोग जागे, ठीक है। तो लोग जब वहाँ पे जागे ना यूरोप में, बाय द वे आपको पता है ना यूरोप एक कंटिनेंट है। वेट, लेट मी शो यू फर्स्ट। हाँ, तो ये है अपना एशिया और ये है अपना भारत, ठीक है, प्यारा भारत हम लोग का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है यूरोप, ठीक है, यूरोप एक कंटिनेंट है, ठीक है। तो यूरोप में ना रेनेसां हुआ था सबसे पहले, यूरोपियन कंटिनेंट में। तो रेनेसां में लोग जब पुनर्जागरण हुए ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पे मतलब बैठे। और जब इंडस्ट्री बैठा तो बहुत ज़्यादा चीज़ ये लोग मैन्युफैक्चर करने लगे। ये सब इतने अमीर हो गए कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जब यहाँ पे पैसे आए ना तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे लोग ना एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकले। कुछ लोग यहाँ से निकल के इंडिया ढूंढने के लिए यहाँ आए, इधर से घूम के इंडिया, और कुछ लोग यहाँ से होके अमेरिका चले गए। मतलब पूरा ये सब घूमने फिरने लगे। यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ चेंज हुआ, पूरा क्रिश्चियनिटी फैल गया था पूरे यूरोप में। बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुई, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि लोगों के रहने के रहन सहन में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन मतलब जब वहाँ पे लोग जब बहुत पैसा आ गया ना तो वहाँ के राजा मतलब बोलें कि जाओ और भी नए नए जगह का खोज करो, ताकि हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना उसे जाकर मतलब दूसरे जगह भी पहुँचाएँ, ठीक है। तो ये सारे सोच के साथ यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन भी चालू हुआ। A few of these major events and movements had been discussed in this chapter, including the American and the French Revolution and the American Civil War. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिका में जो क्रांति हुई और फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ना है। और एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ यानी कि घर के अंदर जो मतलब देश के अंदर ही दो लोगों के बीच में जब वॉर हुआ तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल दीज इवेंट हैव impetus टू द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट। और यही सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे और इन्हें ही कहते हैं अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट।
When people who inhabit a common territory, speak a common language, and belong to a common culture begin to consider themselves as one and distinct from other, they are referred to as nation. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग एक जगह रहते थे, मतलब कॉमन टेरिटरी, मतलब एक जगह जो रहते थे, स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज, जिनका लैंग्वेज एक जैसा था, एंड बिलोंग टू अ कॉमन कल्चर, और उनका कल्चर भी सेम था, बीइंग टू कंसिडर दैमसेल्फ एज वन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, तो वो अपने आप को ना वो लोग एक जैसा मानते थे, और जो दूसरा लोग होता था उन्हें वो अपने सोसाइटी से अलग मानते थे, और जो वो अपने लोग थे ना वो खुद में एक देश घोषित कर लेते थे, उस जगह को एक अलग कंट्री बना लेते थे। पहले की बात है, पहले ऐसा होता था। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। इंडिया में भी क्रांति हुआ था जब ब्रिटेन के लोग इंडिया पर आकर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लगे इंडियंस को, इंडियन राजा को परेशान करने लगे, तो सारे इंडियन राजा मिलकर 1857 का क्रांति किया था, मतलब कि उन अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोले थे। ठीक है ना, तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स अ ड्रास्टिक चेंज। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और क्रांति का मतलब होता है एक ड्रास्टिक चेंज, मतलब सडनली कोई चेंज आ जाए। दैट अफेक्ट्स सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर स्पेयर्स ऑफ लाइफ। और उस क्रांति के बाद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, इकोनॉमी मतलब पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा चेंजेस, पॉलिटिक्स वहाँ के जो राजा जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, एंड कल्चरल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, ये सभी चीज़ अफेक्ट करते हैं जब भी कभी क्रांति होता है। तो द 18th century हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कैन बी टर्म्ड एज अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जो 18th सेंचुरी थे ना, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो जब 18th सेंचुरी चल रहा था तो उस वक्त की पीरियड को बोला गया था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई पार्ट में क्रांति हो रही थी, इसीलिए उस वक्त के पीरियड को 18th सेंचुरी के पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। As it was during this century that revolutions broke out in America and France. और इसी 18th सेंचुरी में अमेरिका और फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑल्सो टर्म्ड एज द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जिसे ये वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस मतलब कि अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई भी कहा जाता है इसे, कल्टिवेटेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो वॉर हुआ था, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, मतलब अमेरिका में जब आज़ादी हुई थी ना, यहाँ पे आज़ाद के लिए जब लड़ाई हुई थी ब्रिटेन के साथ, क्यों हुई थी ये आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि जब लड़ाई हुई थी ना तो उस वक्त ही ये डेमोक्रेसी का आइडिया आया था। ये डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना जहाँ पे जो राजा होता है ना वो लोग चुनते हैं राजा को। ऐसा नहीं होता है कि राजा का बेटा है कोई तो वो ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता। राजा वही बनेगा जो लोग जिसे चुनकर राजा बनाएंगे वही होगा। तो वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस जब हुआ था ना तो उसी वक्त डेमोक्रेसी का नींव रखा गया था। डेमोक्रेसी के लिए 3 लाइन है, आप ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे भी आप डेमोक्रेसी सुनो ना तो डेमोक्रेसी होता है मतलब गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, ये 3 चीज़ है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो होता है उसमें जो सरकार होती है ना वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही अमेरिका से ही बोला जाता है कि ये सबसे पुराना डेमोक्रेसी है और यहाँ पे सबसे पहले लोग ने मिलके एक सरकार को चुना था, सरकार यानी कि राजा को चुना था। It was an important landmark which paved the way for nationalist movement in the contemporary colonial world। और जब अमेरिका का लड़ाई हुआ था और अमेरिकन्स ने जो ब्रिटिश है उन्हें मार मार के जब भगा दिया था अपने टेरिटरी यानी कि अपने एरिया से, तो जो और भी कंट्रीज़ थे ना जहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था तो वहाँ के लोगों के मन में भी ना मतलब ये ख्याल आया कि नहीं, जब अमेरिका मार करके भगा सकता है इन्हें तो हमें भी इनके विरोध में लड़ना चाहिए।
तो वैसे ही पूरी दुनिया में मतलब ये अंदर से ये आग लगी लोगों का कि अब हमें भी अपना देश को आज़ाद करना है, और जैसे अमेरिका आज़ाद हुआ है वैसे हमें भी आज़ाद करना है लड़ाई करके, ठीक है, और इन अंग्रेज़ों को भगाना है। तो इस तरीके से पूरे दुनिया में उस वक्त ये आग की तरह फैली थी, और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागी थी कि नहीं, हमको किसी के अधीन नहीं रहना, अधीन यानी कि गुलामी में नहीं रहना, हमें एक अपना इंडिपेंडेंट देश चाहिए। और ये एक पिक्चर है, आप देख लो, इसमें ब्रिटेन की सेना है और अमेरिकन्स है, ठीक है, और ये है अमेरिकन वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसका एक पिक्चर है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 1775 से लेकर 1783 तक हुआ था। पोस्ट 1776 के बाद अमेरिका वॉज ब्रॉडली कंप्राइज्ड ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स। अमेरिका जो था वो दो पार्ट में था, नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट, यानी कि नॉर्थ और साउथ स्टेट, ठीक है, विच हैज़ रिमार्केबल डिफरेंस इन देयर इकोनॉमिक। और वहाँ के इकोनॉमिक्स यानी कि पैसों, यानी कि जो लोग अमीर गरीब थे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था इन दोनों स्टेट्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूँ सदर्न स्टेट क्या होता है, नॉर्थ स्टेट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप मैप से पढ़ोगे ना तो आपका माइंड कुछ ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एटलस दिखाता हूँ, रुपेट में मैप दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे कि ये हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया का ऊपर वाले स्टेट्स को कहते हैं हम लोग नॉर्थ स्टेट्स, ठीक है, ऊपर वाली स्टेट है नॉर्थ स्टेट, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं ना साउथ स्टेट। यहाँ जो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब क्या है, ये सब सदर्न स्टेट है, ठीक है। तो मैप में जब भी आप कभी मैप देखो ना, आपके हाथ में मैप आए तो ये ऊपर वाले पार्ट को आप मानना कि ये नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, इधर वाला ईस्ट है और इधर वाला वेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। कोई भी मैप आपके हाथ में आए तो ऊपर वाला पार्ट जब भी होगा तो वो होगा नॉर्थ और नीचे वाला होगा हमेशा साउथ, ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगी। आप ध्यान से देखना, ठीक है। वेट मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं नॉर्थ कोरिया, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं साउथ कोरिया, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया कि ये क्यों ऊपर वाला ही नॉर्थ है, क्योंकि मैप में हमेशा जो ऊपर वाला होता है ना वो हमेशा होता है नॉर्थ, वेरी गुड, और जो नीचे वाला होता है वो होता है साउथ, वेरी गुड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब चैप्टर पे आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपको 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका दिख रहा है इसमें नॉर्थ पार्ट कौन होगा? ऑब्वियसली यार, नॉर्थ पार्ट ऊपर वाला होगा, क्योंकि आप कहीं भी मैप देखो तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है और नीचे वाला पार्ट साउथ होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है ये है नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट है साउथ। और इसी तरीके से अमेरिका ना दो टुकड़ों में था, ऊपर वाले पार्ट नॉर्दर्न पार्ट और नीचे वाला पार्ट था सदर्न पार्ट, ठीक है। और इन दोनों के इकोनॉमिक्स में यानी कि पैसों में, अमीरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वाइल द नॉर्थ बिकेम हेवली इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो नॉर्थ वाले पार्ट थे, ऊपर वाले जो पार्ट थे उनमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा था, ऊपर वाले पार्ट में इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज लगे हुए थे। द साउथ वॉज डिपेंड ऑन लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और नीचे वाले जो पार्ट थे ना यहाँ पे नदी थी, एक मिसिसिपी नदी और भी छोटे छोटे बहुत सारे नदी थे। तो इन छोटे वाले यहाँ जो नीचे वाले स्टेट है यानी कि जो साउथ सदर्न स्टेट है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता था, यहाँ पे खेती बहुत होते थे, और यहाँ के लोग ना डिपेंड रहते थे लेबर पे, क्योंकि इनके पास खेत रहती थी और उपजाऊ ज़मीन होती थी यानी कि फर्टाइल लैंड होती थी, और इन्हें ज़रूरत होती थी मज़दूरों की, और ये सब मज़दूर पे डिपेंड रहते थे नीचे वाले। और ऊपर वाले जो थे वो अमीर होते थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, समझ गए। The labor comprised slave brought from Africa to work on plantation of crop like cotton, sugar and tobacco। और यहाँ पे लेबर के लिए अफ्रीका से ना लोगों को यहाँ ले जाकर बेचते थे। देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, क्लियर है। और अभी जो मैं 13 कॉलोनीज़ के बारे में बता रहा हूँ ना वो यहाँ पे है, ये वाला पार्ट है 13 कॉलोनीज़, यहीं पे थे 13 कॉलोनीज़, ठीक है, जो कि यहाँ से उठ के आए थे, और ये जो है ये है आपका यूनाइटेड किंगडम,
ठीक है, इंग्लैंड जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ जो 13 कॉलोनीज थी, तो ऊपर वाला पार्ट में तो इंडस्ट्री था, बट नीचे वाला जो पार्ट था वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर करने के लिए मतलब मज़दूर की ज़रूरत होती थी। तो मज़दूर जो होता था ना, उस वक्त स्लेव के रूप में ले जाया जाता था। स्लेव का मतलब होता है नौकर, ठीक है। पर पता है कैसा होता था, यहाँ से उठा के जो भी, ये सब बहुत गरीब देश थे ना पहले, इनफैक्ट आज भी अफ्रीका के लोग बहुत गरीब हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। तो यहाँ से लोगों को उठा के यहाँ लेके जाया जाता था। और यहाँ पे पता है किस तरीके से स्लेव का क्या मतलब होता था उस वक्त। स्लेव का मतलब होता है जैसे आज के ज़माने में हम लोग कोई जानवर को पैसे देकर ख़रीद लेते हैं ना, फिर हम उनके साथ जैसा भी अच्छा व्यवहार करें, अच्छा खाना दें या उसे खाना नहीं दें या बुरा व्यवहार करें, जो लोग करते हैं यूजुअली तो वैसे ही उस वक्त ना मतलब स्लेव को ले जाया जाता था और उन्हें बहुत बुरा तरीक़ा से रखा जाता था। ये जो सदर्न पार्ट वाले थे ना लोग, वो बहुत बुरे तरीके से उन्हें रखते थे। और सदर्न पार्ट वालों की मजबूरी थी कि उन्हें लेबर चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत फर्टाइल लैंड होता था और उपजाऊ बहुत होता था ना, तो बहुत एकड़ एकड़ में ये सब फसलें लगाते थे, लाइक कॉटन, रुई, शुगर यानी कि चीनी, और टबैको यानी कि खैनी हो गया, बहुत सारा टोबैको में जो भी मतलब नशीले पदार्थ, ठीक है। पीपल माइग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम यूरोप ड्यू टू मैनी रीज़न। और ये जो 13 कॉलोनीज़ थे ना, वो मैं आपको बता दूं कि ये सभी इंग्लैंड के ही लोग थे, ओके, इंग्लैंड के ही लोग थे। तो पीपल माइग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम यूरोप, इंग्लैंड के लोग यूजुअली, इंग्लैंड मतलब मेनली इंग्लैंड के नहीं थे, वो लोग यूरोपियन थे। और मैंने इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जब मैंने पढ़ाया था रेनेसां, जो यूरोप से स्टार्ट हुआ, तो रेनेसां में ना लोग नई जगह, नई चीज़ों की खोज के लिए निकल गए थे पूरी तरीके से। तो यूरोपियंस ना यहाँ पे आके बसने लगे और 13 कॉलोनी बनाया इसने, ठीक है, कॉलोनी बनाया, पूरा 13 कॉलोनी बनाया यूरोपियंस लोग यहाँ पे रह के। अब हम लोग रीज़न जानेंगे कि कारण क्या था, यूरोप से उठ के ये सब अमेरिका क्यों आए, अमेरिका में अपना कॉलोनी बसाने क्यों आए, ठीक है। तो रीज़न था एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू लैंड, नई जगह की खोज करने के लिए, रिलीजियस पर्सिक्यूशन इन यूरोप, और जो रिलीजियस, जो क्रिश्चियनिटी धर्म थे ना उस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा था यूरोप में, और जो दूसरे धर्म के कुछ थे ना लोग, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब प्रताड़ित किया जाता था, यानी कि दबाया जाता था। तो ये सब के डर से वहाँ से भागे थे। एंड द होप फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, और अपना अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए यूरोप से ये सब उठ के यहाँ भागे थे अमेरिका। दे सेटल्ड एंड फॉर्म द 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। तो लोग यहाँ से यूरोप से भाग के ये सभी अमेरिका में यहाँ पे सेटल हुए हैं, ठीक है। और यहाँ किनारे में ना, अब देखो मैंने अभी आपको बताया ना, मैप जानने का सबसे आसान तरीका, ऊपर वाले पार्ट को हमेशा नॉर्थ मानो, नीचे वाले को साउथ मानो, इधर वाले को ईस्ट मानो और इधर वाले को वेस्ट मानो। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका मतलब ये, तो यहाँ से सभी भाग के ना यहाँ पे ये 13 कॉलोनी यहाँ पे बसाए थे। These people, the majority of the settlers were from England। तो यूरोप से ना सबसे ज़्यादा जो लोग आए थे तो वो इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। These people were referred to as the Pilgrim Fathers, और इन लोगों को कहा जाने लगा पिलग्रिम फादर। एज द मदर कंट्री ऑफ दीज कॉलोनीज, इंग्लैंड imposed heavy taxes on them। और ये सब लोग जो यूरोप से छोड़ के यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बसे थे ना, तो उस वक्त जो था ना मतलब जो बहुत पावरफुल कंट्री था वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ना इन लोगों में बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया था, मतलब कि टैक्स मतलब इनको पैसा देना होता था इंग्लैंड को। द सेटलर्स हैड नो रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो सेटलर्स थे, ये जो कॉलोनीज़ में लोग रहते थे अमेरिका में, जो भाग के आए थे या अपने बेटर लाइफ स्टाइल के लिए आए थे, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के कोर्ट में, ब्रिटिश के कोर्ट में। ये रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर कभी कोई केस वगैरह होता है तो केस में आपका केस को रिप्रेजेंट कौन करता है? आपके केस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो तो वकील होता है ना, तो वकील आपके केस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से इनका कहना था, इन सेटलर्स का कहना था कि क्यों मेरे मतलब हम लोग पे इतना टैक्स ले रहे हो तुम,
ये बात इंग्लैंड को कहता था, और कहता था हमारा केस लड़ने के लिए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तुम्हारे पार्लियामेंट में। एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट वर ऑपरेसिव, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था ना वो ऑपरेसिव था, मतलब कि बोलता था कि हमें टैक्स नहीं देना है तुम्हें, इतना ज़्यादा हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे स्टैम्प एक्ट के बारे में, फिर बोस्टन टी पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसका नाम है बोस्टन टी पार्टी, चाय कोई नहीं पी रहा था, ये मतलब एक तरीके का मतलब विद्रोह था। जितने भी चाय की बोरी आए थे ना उसे नदी में फेंक दिया गया। ठीक है, नदी समुद्र में फेंक दिया गया था। और फिर डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो ये सभी टॉपिक को ना अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट सेकेंड में। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट फर्स्ट कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो ना पार्ट सेकंड वाले वीडियोस के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उससे कांटेक्ट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से हिस्ट्री को समझना और बहुत अच्छे स्कोर करना अपने एग्ज़ाम में। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।